बीटीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत। मैं हूं लवदी बडियाल। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। गगनयान मिशन के क्रू एस्केप सिस्टम की इसरो ने की सक्सेसफुल टेस्टिंग। पाकिस्तान के इवैक्यू ट्रस्ट प्रॉपर्टी बोर्ड ने विश्व भर के श्रद्धालुओं के लिए गुरुद्वारों और मंदिरों के वर्चुअल टूर की सुविधा शुरू करने की घोषणा। विधानसभा चुनाव के चलते 400 साल के इतिहास में पहली बार बदला गया अंतर्राष्ट्रीय पुष्कर पशु मेले का शेड्यूल। छत्तीसगढ़ के कांकेर जिले में पुलिस और नक्सलियों के बीच हुई मुठभेड़। अब खबरें विस्तार के साथ। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ने शनिवार को गगनयान मिशन के क्रू एस्केप सिस्टम की सक्सेसफुल टेस्टिंग की। श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से सुबह 10 बजे इसे लॉन्च किया गया था। इसे टेस्ट व्हीकल अबॉर्ट मिशन 1 नाम दिया गया। बता दें कि ये मिशन 8.8 मिनट का था। इस मिशन में 17 किलोमीटर ऊपर जाने के बाद सतीश धवन स्पेस सेंटर से 10 किलोमीटर दूर बंगाल की खाड़ी में क्रू मॉड्यूल को उतारा गया। रॉकेट में गड़बड़ी होने पर अंदर मौजूद एस्ट्रोनॉट को पृथ्वी पर सुरक्षित लाने वाले सिस्टम की टेस्टिंग की गई। टेस्ट फ्लाइट में 3 हिस्से थे। अबॉर्ट मिशन के लिए बनाया सिंगल स्टेज लिक्विड रॉकेट, क्रू मॉड्यूल और क्रू एस्केप सिस्टम। विकास इंजन को मॉडिफाई कर ये रॉकेट बनाया गया था। वहीं क्रू मॉड्यूल के अंदर का वातावरण अभी वैसा नहीं था जैसा मैन मिशन में होगा। गौरतलब है कि इससे पहले आज ही 2 बार मिशन को टाला गया था। इसे 8 बजे लॉन्च किया जाना था, लेकिन मौसम ठीक नहीं होने के कारण इसका टाइम बदलकर 8:45 किया गया। पर लॉन्चिंग से 5 सेकंड पहले इंजन फायर नहीं हो पाए और मिशन टल गया। इसरो ने कुछ देर बाद गड़बड़ी को ठीक कर लिया और मिशन सक्सेसफुल रहा। पाकिस्तान के इवैक्यू ट्रस्ट प्रॉपर्टी बोर्ड ने विश्व भर में बसे श्रद्धालुओं के लिए गुरुद्वारों और मंदिरों के वर्चुअल टूर की सुविधा शुरू करने की घोषणा की है। इसके बाद दुनिया भर से श्रद्धालु अपने घरों में बैठ आराम से ऑनलाइन होकर पाकिस्तान स्थित धार्मिक स्थलों के दर्शन कर सकेंगे। ईटीपीबी के प्रवक्ता आमिर हाशमी ने बताया कि बोर्ड ने गुरुद्वारा दरबार साहिब करतारपुर साहिब, गुरुद्वारा पंजा साहिब, कटास राज मंदिर चकवाल, गुरुद्वारा जन्म स्थान ननकाना साहिब और साधु बेला मंदिर सहित 5 मंदिरों और गुरुद्वारों के डिजिटलीकरण का निर्णय लिया है। प्रवक्ता हाशमी ने कहा कि इंटरनेट कनेक्शन के साथ दुनिया में कहीं से भी श्रद्धालु वर्चुअल टूर का अनुभव प्रदान करेगा। इस दौरान श्रद्धालुओं को गर्भगृहों के दर्शन करने का भी मौका मिलेगा। हिंदू और सिख श्रद्धालुओं को सुविधा के लिए उन्होंने बताया कि बोर्ड ने दुनिया भर के हिंदू और सिख तीर्थयात्रियों को सर्वोत्तम सुविधाएं प्रदान करने की मंजूरी दे दी है। उन्होंने बताया कि ये निर्णय ईटीपीबी की आयोजित 353वीं बैठक के दौरान लिया गया है, जिसमें पूरे पाकिस्तान से सिख और हिंदू अधिकारियों और गैर आधिकारिक सदस्यों ने भाग लिया। प्रवक्ता ने बताया कि बैठक की अध्यक्षता ईटीपीबी के अध्यक्ष सैयद उतार रहमान ने की और इसमें सचिव ईटीबीटी सनाउल्लाह कहन भी शामिल हुए। बैठक में अल्पसंख्यकों को दी जाने वाली स्कॉलरशिप में भी बदलाव किए गए हैं। इससे पहले 110 सिखों व हिंदुओं को स्कॉलरशिप दी जाती थी, लेकिन अब इनकी गिनती बढ़ाकर 1000 कर दी गई है। इन्हें अब हर महीने 10,000 रुपए की स्कॉलरशिप दी जाएगी। आपको बता दें कि ईटीपीबी पाकिस्तान में एक सरकारी निकाय है। इसे 1947 में ब्रिटिश भारत के विभाजन के बाद भारत चले आए हिंदुओं और सिखों द्वारा छोड़ी गई संपत्तियों और परिसंपत्तियों के प्रबंधन और रखरखाव का काम सौंपा गया था। ईटीपीबी का उद्देश्य श्रद्धालुओं को गुरुद्वारों और मंदिरों के साथ अपने आध्यात्मिक संबंध को गहरा करने के लिए एक मंच प्रदान करना है। विधानसभा चुनाव के चलते अंतर्राष्ट्रीय पुष्कर पशु मेले का शेड्यूल 400 साल के इतिहास में पहली बार बदला गया है। इस बार पुष्कर पशु मेला 14 नवंबर से शुरू होकर 20 नवंबर अष्टमी को 7 दिन में ही समाप्त हो जाएगा। पहले ये मेला 14 नवंबर से शुरू होकर 29 नवंबर तक चलता था। मामले की जानकारी श्री पुष्कर पशु मेले की संभावित कार्यक्रमों की सूची जारी होने के बाद मिली है। बता दें कि सलाहकार समिति ने विधानसभा चुनाव के चलते बिना किसी पूर्व सूचना, बिना आमजन से विचार विमर्श के आनन फानन में पशु मेले के आयोजन की तिथियों में परिवर्तन कर दिया। महज रस्म अदायगी की जा रही है, जिससे पशुपालक, छोटे बड़े दुकानदारों में भारी रोष है। गौरतलब है कि अंतर्राष्ट्रीय पुष्कर पशु मेले में देश और दुनिया से हजारों पर्यटक पुष्कर मेले में राजस्थान और भारत की संस्कृति के रंग देखने आते हैं।
ऐसे में भारतीय और राजस्थानी परंपराओं को प्रदर्शित करने के लिए सांस्कृतिक कार्यक्रमों के आयोजन पर्यटन विभाग और जिला प्रशासन द्वारा आयोजित किए जाते हैं। विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार राजस्थान में चुनाव के मद्देनजर सांस्कृतिक कार्यक्रम भी रद्द कर दिए गए हैं। ऐसे में इस बार देशी विदेशी पर्यटकों के लिए मेले का मजा फीका रहेगा, जिसका सीधा प्रभाव पर्यटन व्यवसाय पर पड़ता नजर आ रहा है। छत्तीसगढ़ के कांकेर जिले के कोयलीबाड़ा इलाके में शनिवार को पुलिस और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ की खबर सामने आई है। इस मुठभेड़ में डीआरजी के जवानों ने 2 नक्सलियों को ढेर कर दिया। मारे गए नक्सलियों की अभी शनाख्त नहीं हो सकी है। घटनास्थल से 2 शव, 1 इंसान राइफल और 1 भरमार बंदूक बरामद किया गया है। एसपी दिव्यांग पटेल ने मुठभेड़ की पुष्टि की है। दरअसल कोयलीबाड़ा के चिलपरसा और गोमे के पास नक्सलियों की मौजूदगी की सूचना जवानों को मिली थी, जिसके बाद डीआरजी के जवानों की टुकड़ी मौके पर रवाना हो गई। आज सुबह करीब 7:30 बजे घात लगाए बैठे नक्सलियों ने जवानों को आता देख फायरिंग शुरू कर दी। जवानों ने भी तत्काल मोर्चा संभालते हुए जवाबी कार्रवाई की और नक्सलियों को मुंहतोड़ जवाब दिया। बता दें कि विधानसभा चुनाव के नजदीक आते ही नक्सली एक्टिव मोड पर हैं। 2 दिन पहले ही नक्सलियों ने बड़ी संख्या में बैनर पोस्टर लगाकर चुनाव बहिष्कार का ऐलान किया था। नक्सलियों की गतिविधियां बढ़ने से पुलिस भी अलर्ट मोड पर है और लगातार सर्च ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं। चंडीगढ़ जिला अदालत में आज हरियाणा के मंत्री संदीप सिंह के मामले में सुनवाई हुई है। बता दें कि हरियाणा के मंत्री संदीप सिंह पर हरियाणा के कोच ने दुष्कर्म के आरोप लगाए थे, जिसके बाद चंडीगढ़ की सेक्टर 26 थाना में संदीप सिंह के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। आज की सुनवाई में अदालत में संदीप सिंह की तरफ से लगाई गई 2 एप्लीकेशन को सुना गया है। हरियाणा के मंत्री संदीप सिंह ने इस मामले में अदालत से छूट मांगने और अदालत में पेश न होने के लिए अप्लाई किया था। इस पर दूसरे पक्ष की तरफ से अभी जवाब दाखिल नहीं किया गया है। अदालत ने इस पर जवाब दाखिल करने के लिए उन्हें समय दिया है। उसके बाद अदालत इस मामले में कोई फैसला करेगा। आरोपी ने अदालत के सामने सीआरपीसी की धारा 157 के तहत मामले से जुड़े सभी दस्तावेज उपलब्ध कराने के लिए अप्लाई किया है। अदालत ने पुलिस को सभी दस्तावेज उपलब्ध कराने के लिए आदेश भी दिए हैं। आरोपी को ये दस्तावेज मिलने के बाद वे अपना पक्ष अदालत में रखेगा। बता दें कि मामले की अगली सुनवाई 4 नवंबर को होगी। पुलिस अभी भी इस मामले की जांच कर रही है। आरोपी को गिरफ्तार नहीं किया गया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पुलिस स्मृति दिवस के मौके पर नेशनल पुलिस मेमोरियल पर शहीद पुलिसकर्मियों को श्रद्धांजलि दी। यहाँ परेड को संबोधित करते हुए शाह ने कहा कि सरकार के लिए काम करने वाले सभी लोगों में पुलिस के जवानों की ड्यूटी सबसे कठिन है। किसी भी देश की सीमा और आंतरिक सुरक्षा पुलिस के बिना संभव नहीं है। कार्यक्रम के बाद एक सभा में गृह मंत्री ने कहा कि नॉर्थ ईस्ट राज्यों में आतंकवाद, वामपंथी उग्रवाद और उग्रवाद की घटनाओं में 65% की गिरावट आई है। मोदी सरकार ने आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाते हुए सख्त कानून बनाए हैं। केंद्र सरकार ने पुलिस फोर्स के मॉडर्नाइजेशन के लिए पुलिस टेक्नोलॉजी मिशन की स्थापना करके दुनिया के सबसे बेहतर एंटी टेररिज्म फोर्स बनाने की दिशा में काम किया है। देश के अलग अलग राज्यों में पुलिस स्मृति दिवस पर कार्यक्रम आयोजित किए गए। इनमें त्रिपुरा के सीएम मनिक साहा, जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा, उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ, गुजरात के सीएम भूपेंद्र पटेल, महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे शामिल हुए। इन्होंने अपने अपने राज्यों में शहीद पुलिस जवानों को श्रद्धांजलि दी। राजस्थान में बीजेपी की दूसरी लिस्ट में करीब 70 से 80 उम्मीदवारों के नाम हो सकते हैं। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की अध्यक्षता में शुक्रवार रात बीजेपी मुख्यालय में केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक हुई। बैठक में दूसरी लिस्ट के नामों पर अंतरिम मोहर लगी। कहा जा रहा है कि सूची आज या कल ही जारी हो सकती है। दूसरी लिस्ट में भी बीजेपी नए चेहरों को मौका दे सकती है। 2-3 सांसद विधानसभा चुनाव मैदान में उतारे जा सकते हैं। वहीं लिस्ट में मौजूद विधायकों में से करीब 45 एमएलए को फिर से विधानसभा चुनाव का टिकट मिल सकता है। बता दें कि दूसरी लिस्ट पर सर्वसम्मति बनाने के लिए पिछले 3 दिनों में 2 बार बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक हुई थी। बैठक में पीएम नरेंद्र मोदी के अलावा केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, बीएस येदियुरप्पा, के लक्ष्मण, इकबाल सिंह लालपुरा, सुधा यादव, देवेंद्र फडणवीस, ओम माथुर, नितिन पटेल, डीके अरुणा, सत्यनारायण जटिया और सर्बानंद सोनोवाल भी मौजूद रहे। वहीं पूर्व सीएम वसुंधरा राजे, केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल, प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी,
विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौर सहित राजस्थान से जुड़े नेता भी बैठक में शामिल हुए। दिल्ली में ठंड बढ़ने के साथ अब स्मॉग का खतरा भी बढ़ने लगा है। अगले 2 दिन तक सुबह के समय हल्की धुंध नजर आ सकती है। 23 अक्टूबर से दिल्ली एनसीआर के इलाकों पर एक ताजा सिस्टम का प्रभाव दिखेगा। हवा की रफ्तार कम होने से दिल्ली में प्रदूषण बढ़ेगा। मौसम विभाग ने कहा है कि हवा की दिशा बदलने और रफ्तार कम होने के चलते अगले 4-5 दिनों के बीच एयर क्वालिटी इंडेक्स 2000 के पार हो सकता है, यानी हवा खराब श्रेणी में रह सकती है। दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने मीडिया से बातचीत में कहा कि केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और राजस्थान के पर्यावरण मंत्रियों के साथ बैठक की थी। इस बैठक के दौरान दिल्ली ने पूरे एनसीआर क्षेत्र में प्रदूषण पर अंकुश लगाने के लिए कई उपाय सुझाए थे। इससे पहले गोपाल राय ने केंद्र से सर्दियों के मौसम के दौरान प्रदूषण से निपटने के लिए एक प्लान बनाने के लिए सभी एनसीआर राज्यों की एक बैठक बुलाने का अनुरोध किया था। उस लेटर में रॉय ने कहा था कि दिल्ली सरकार ने सर्दियों के मौसम के दौरान वायु प्रदूषण को रोकने के लिए कई कदम उठाए हैं, लेकिन ये कदम तब तक प्रभावी नहीं होंगे जब तक कि हरियाणा, राजस्थान और उत्तर प्रदेश एनसीआर में प्रदूषण पर ध्यान नहीं दिया जाएगा। इस बीच केंद्र के साथ राज्यों की एक संयुक्त बैठक में दिल्ली सरकार ने केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय से दिल्ली में पटाखों पर पूरी तरह से बैन लगाने की बात कही थी। आज के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहें BTV, बी पॉजिटिव, बी योरसेल्फ।